हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में बात करेंगे कि एक टैक्स डिडक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और एक टैक्स कलेक्टर की क्या होती हैं। पहले बात करते हैं टैक्स डिडक्शन के बारे में कि जो टीडीएस काटा जाता है वो क्या होता है। तो देखो, हमने पहले भी बात की है, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, इस टाइप का कोई भी पर्सन इंक्लूड होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा। जब भी वो कोई सप्लाई रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, सप्लाई को रिसीव करेंगे, यानी किसी से सामान खरीदेंगे, तो हमें क्या करना होता है नॉर्मली कि अगर आप किसी से सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर, पर्टिकुलर के ऊपर जितना जीएसटी बनता है आप बेचने वाले को दे देते हो। लेकिन टीडीएस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट अगर इंक्लूड है ना, तो उस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सर्टेन परसेंटेज जो डिसाइडेड होगी, में इस टाइम 1% है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितना टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका 1%, यानी पूरा आप टैक्स जो है उसको नहीं दोगे, जो पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आपने खरीदा है उसको नहीं दोगे, जितनी पर्टिकुलर सप्लाई आप ले रहे हो उसका 1% अमाउंट आप पहले ही काट लोगे। यानी वो आप नॉर्मली आप क्या करते, सप्लायर को देते और सप्लायर उसको गवर्नमेंट के पास जीएसटी को जमा करवाता, बट यहाँ पर आप क्या करोगे, आप खुद काट लोगे उसे, बची हुई पेमेंट सप्लायर को करोगे और जो आपने काटा है अमाउंट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट को जमा करवाना। यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स पर ही, जहाँ पर वो टैक्स जनरेट हुआ है जिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से, वहीं पर ही उससे रिलेटेड टैक्स को काट लिया गया और रिसिप्टर की ड्यूटी होगी फिर वो क्या करे, गवर्नमेंट को उसे डिपॉजिट करवाए। और जो ये पर्टिकुलर टीडीएस काटा जाता है ऑलवेज एक फिक्स परसेंटेज होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, जो मैंने आपको अभी बताया कि एट प्रेजेंट 1%। ठीक है, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक मैकेनिज्म है जीएसटी लॉ में, जहां पर रिसिप्टेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या करता है, डिडक्ट कर लेता है कुछ अमाउंट टैक्स की, उस अमाउंट में से जो उसे सप्लायर को देनी है। जो ये अमाउंट है ये एक परसेंटेज होती है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई की, और जो काटता है, जो डिडक्टर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना टीडीएस उसने काटा है वो प्रेस्क्राइब टाइम में गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाए। अब जब भी टीडीएस किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में काटा जाता है तो कुछ प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस, कि किस पर्सन की लायबिलिटी होती है कि वो क्या करे, टीडीएस को काटे। कौन कौन पर्सन होते हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो टीडीएस को काटे। तो देखो, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, किसी भी लोकल अथॉरिटी को या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को कह सकती है कि उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी ट्रांजैक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो सारे पर्सन्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाई किया हुआ है कि वो उस जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे टीडीएस को काटेंगे, यानी इस कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करते हुए जो भी बताएगी गवर्नमेंट उन्हें टीडीएस काटना है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये लिखा हुआ था सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1। सेकेंड प्रोविज़न है रेट ऑफ टीडीएस, की टीडीएस की रेट क्या होगी, कितना टैक्स जो है काटा जाएगा। तो जो भी पर्सन क्या है, लायबल हैं टीडीएस को काटने के लिए, वो क्या करेंगे, 1% टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई का एज अ टीडीएस काटेंगे। थर्ड है आपका थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर टीडीएस, सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है ये भी। यानी लिमिट क्या है कि कितने ऊपर, कितने अमाउंट से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो तो टीडीएस काटना ज़रूरी है। तो देखो, 2.5 लाख से ऊपर की किसी भी ट्रांजैक्शन में टीडीएस का काटना ज़रूरी है। और जो ये 2.5 लाख है ये कोई इनवॉइस पे लिखी हुई वैल्यू है, जिस पेमेंट कर रहे हो वो वैल्यू नहीं, बल्कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, जितने का अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा। और ये अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स है, यानी टैक्स को इंक्लूड करने के बाद 2.5 लाख नहीं, बिना टैक्स इंक्लूड किए 2.5 लाख अमाउंट से ऊपर होगी तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नो टीडीएस। अगर क्या है, जो सप्लायर है
उसकी जो लोकेशन है उसकी, और या फिर जो प्लेस ऑफ सप्लाई की उसकी लोकेशन है, और जो रेसिपिएंट की है वो दोनों अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। क्यों नहीं काटा जाएगा? क्योंकि मान लो रेसिपिएंट अलग स्टेट में है, उसने काट लिया, तो वो क्या करेगा, वो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उस गवर्नमेंट को देगा, जबकि मिलना किसकी गवर्नमेंट को चाहिए था। मतलब समझने की जाओ, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझ लो कि दो अलग अलग स्टेट में है, तो एक गवर्नमेंट जिसके पास जाना चाहिए था उसकी बजाय दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इसीलिए अगर क्या है, जो सप्लायर की लोकेशन है और रेसिपिएंट की लोकेशन है अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस, कि कितना टाइम होगा आपके पास उस टीडीएस को जमा करवाने का। तो देखो, टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ की 10th तक। तो फिर पेमेंट की डेट भी क्या होगी, नेक्स्ट मंथ की 10th तक ही। हमने बात की है कि पेमेंट की और रिटर्न फाइलिंग की डेट सेम होती है, तो टीडीएस को पेमेंट करने की डेट क्या होगी, नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोविजन, फर्निशिंग टू द डिडक्टी अ सर्टिफिकेट। डिडक्टर कौन, जो काटेगा, तो डिडक्टी कौन, जिसका काटा जाएगा, यानी जो सप्लायर है उसे हम क्या कहेंगे कि उसका टैक्स काटा जा रहा है वो डिडक्टी है, और काटने वाला हमारा डिडक्टर है। तो जो डिडक्टर है, जिसने भी क्या किया है, सप्लायर का टीडीएस काटा है, डिडक्टी का टीडीएस काटा है, उसे क्या करना पड़ेगा, डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जिसमें वो बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी, उसने उसके ऊपर कितने % टीडीएस काटा है, उसकी टीडीएस की फिर 1% काटने के बाद अमाउंट कितनी बनी, कितनी, और वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे कर दी गई है या नहीं, यानी प्रॉपर एक पूरा सर्टिफिकेट उसे, जितना भी उसने टीडीएस के रिगार्डिंग काम किया है वो डिडक्टी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फेलियर टू फर्निश सर्टिफिकेट, सेक्शन 51 सबसेक्शन 4, कि अगर क्या है, जो डिडक्टर है डिडक्टी को सर्टिफिकेट देने में फेल हो जाता है, तो क्या होगा। तो देखो, अगर क्या है, जब टीडीएस काटा गया है और वो गवर्नमेंट के, देखो आप क्या करोगे, टैक्स को काटोगे और फिर गवर्नमेंट को जमा करवा दोगे। तो जो आपने टैक्स काटा था, जिस दिन आप उस गवर्नमेंट को जमा करवाओगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, डिडक्टी को देनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर अंदर इशू करना पड़ेगा। अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर इशू नहीं करते हो, तो आपको पर डे, जितने दिन आप लेट करोगे, पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट को फाइन देना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम 5000 तक एक्सटेंड कर सकता है। यानी लेट करने पर आपका 100 पर डे फाइन लगेगा, जो कि अप टू 5000 जा सकता है। फिर है नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा, क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेक्शन 51 सबसेक्शन 5। इसका मतलब क्या है, देखो, डिडक्टी का वो पैसा डिडक्टर ने पहले ही काट लिया है, तो एक टाइप से उसने क्या कर दिया, उतना पैसा गवर्नमेंट को जमा ही करवा दिया है। अब उसके भी हाथ पे कोई और करने जा रहा है, तो देखो, जमा तो वो सप्लायर को ही करना था, तो वो सप्लायर क्या करेगा, उस टीडीएस की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देगा कि इतना पैसा उसने क्या कर दिया है, पहले ही दे दिया है, तो उस पैसे को क्या किया जाए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखा दिया जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप कौन सा दिखाते हो, जो डिपार्टमेंट के को आपने दे दिया है, तो वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही दिखाओगे, फिर बाद में उसी की पेमेंट दिखा दी जाएगी और फिर अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भी किया नहीं जाएगा, एक बार तो दिखाना पड़ेगा कि उसने इतना पैसा दिया था और फिर उसकी पेमेंट कर दी, यानी जो भी टीडीएस उसका कटा होगा उसका वो क्रेडिट लेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एंड लास्ट प्रोविज़न है आपका फेलियर टू डिपॉजिट टीडीएस, कि
अगर क्या है जिसने टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब टाइम में जितना टाइम मिला है उसके अंदर यानी नेक्स्ट मंथ की 10 तक टीडीएस को डिपॉजिट नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, उस टैक्स टीडीएस के साथ साथ बाद में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी उसे विद इंटरेस्ट उस टीडीएस को लेटली पे करना पड़ेगा। जितना लेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट एक्सटेंड होता जाएगा। ये था आपका टीडीएस, यानी सोर्स पर ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है टीडीएस काटेगा, 1% के ऊपर 1% के हिसाब से काटेगा, 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन में टीडीएस काटा जाएगा। अगर क्या है सप्लायर और रिसिप्टेंट अलग अलग जगह के हैं तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट मंथ की 10 तक उसको जमा करवाना होगा। डिडक्टर को डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर वो फर्निश नहीं करता है तो उसे 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे पेनल्टी देनी पड़ेगी जो कि 5,000 तक हो सकती है। जो भी टीडीएस डिडक्टी का पे किया जाएगा वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका वो क्रेडिट ले लेगा। और अगर क्या है जिसने टैक्स काटा है टीडीएस काटा है वो डिपॉजिट नहीं करवाता है तो उसे बाद में इंटरेस्ट के साथ उसे पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो देखो जैसे टीडीएस कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काटता है, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह काटती हैं, टीसीएस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उबर है, ये सारे क्या करते हैं बुकिंग कैसे लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में लेते हैं, इनका बिजनेस ऑनलाइन है। तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है अगर वो ऑनलाइन है तो उस केस में जो रिसिपिएंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या करे, सप्लायर को जो पेमेंट कर रहा है उसमें से जैसे वहाँ पर टीडीएस काटा जा रहा था यहाँ पर वो टीसीएस काट लेगा। यानी जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पहले ही टीसीएस को काट ले। जो जीएसटी है उसके आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है बहुत सारे पूरे तरीके से टैक्स ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आ रहे थे, बट जीएसटी में ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है कि जो भी ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं चाहे उनकी सप्लाई 1 रुपये की भी क्यों ना हो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर आना पड़ेगा। यानी जो भी सप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली करेगा उसे जीएसटी पे करना ही करना पड़ेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी हर ट्रांजैक्शन में वो टीसीएस को काटेगा। दूसरी बात, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हम बोल रहे हैं इसमें सिर्फ बिजनेस के ओनर्स नहीं आते कि जिनका वो बिजनेस है, बल्कि वो हर पर्सन जो कि उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्या कर रहा है, उसे ओन कर रहा है, चाहे उसे ऑपरेट कर रहा है, यानी चाहे उसे मैनेज कर रहा है, चाहे उसका खुद का बिजनेस है, चाहे वो उसमें एजेंट की तरह काम कर रहा है, कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसको इसके अंदर आना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में कंसीडर होना पड़ेगा। जब भी जो है टीसीएस काटा जाएगा तो जैसे टीडीएस के ऊपर कुछ प्रोविजंस अप्लाई थे ठीक उसी तरीके से टीसीएस के केस में भी कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है लायबिलिटी टू कलेक्ट, कि किसकी ड्यूटी होगी कि टीसीएस को काटना है। ये आपका मेंशन है सेक्शन 52 के सबसेक्शन 1 में। तो देखो कोई भी पर्सन जो क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, चाहे वो बिजनेस यानी जो ओन कर रहा है, चाहे ऑपरेट कर रहा है, चाहे मैनेज कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर हम एजेंट जो अलग से बिजनेस के यानी वो ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है वैसे उनके एजेंट हैं उनको छोड़ रहे हैं। बाकी हर पर्सन जो ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा वो क्या करेगा, जितनी भी अमाउंट जो है पे करेगा अपनी सप्लाईज की सप्लायर को उसमें से उसको टीसीएस काटना पड़ेगा। सेकंड है आपका रेट ऑफ टीसीएस, कि जो वो टीसीएस काटेंगे उसकी रेट क्या होगी, 52 सबसेक्शन 1। तो देखो जो रेट होती है टीसीएस की वो क्या है, अप टू 1%, यानी 1% से कम हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर वही रेट मानी जाएगी जो कि मैक्सिमम 1% तक होगी। और जो ये 1% है किसका निकाला जाएगा, टोटल आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई आपने की है यानी ऐसी सप्लाई जो आपने की है जिन पर टैक्स लगता है उन सबका 1% निकाला जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर अमाउंट में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं है जो आपकी रिटर्न आ गई है, यानी जो सामान रिटर्न आ जाएगा ऑनलाइन बिजनेस में जैसे रिटर्न आ जाता है उसके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी। थर्ड है आपका
टाइम लिमिट टू डिपॉजिट कि कितना टाइम होगा आपके पास टीसीएस को जमा करवाने का। तो देखो टीडीएस और टीसीएस दोनों की ये रिटर्न कब भरनी होती है, नेक्स्ट मंथ की 10 तक, तो दोनों का ही टाइम भी क्या होगा, यही होगा। यानी आपको नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको जितना आपने टीसीएस काटा है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। फोर्थ है आपका फर्निशिंग अ स्टेटमेंट सेक्शन 52 सब सेक्शन 4। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो क्या करेगा टीसीएस को काटेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जिस मंथ में वो टीसीएस को काट रहा है उससे नेक्स्ट मंथ की 10th तक जितना भी टीसीएस उसने काटा है, जिस भी ट्रांजैक्शन पे काटा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देगा। यानी जितनी भी उसने आउटवर्ड सप्लाई की हैं उसमें से कितनी रिटर्न आई, कितना उसने टीसीएस, कितने परसेंट उसने टीसीएस काटा, कितना उसका अमाउंट बना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे इलेक्ट्रॉनिक वे में देनी पड़ेगी। कब तक, वो भी नेक्स्ट मंथ की 10th तक। नेक्स्ट प्रोविज़न है आपका फर्निशिंग एनुअल स्टेटमेंट। देखो ये क्या दी थी, मंथली स्टेटमेंट दी थी। यहाँ जो टीसीएस काटने वाले हैं उन्हें एनुअल स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है, यानी पूरे साल के दौरान उन्होंने जितना भी टीसीएस काटा है, पहले तो मंथली बता दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे मंथली वाला बताया था, उन्हें पूरे साल के एंड में क्या करना पड़ेगा, पूरे साल में उन्होंने जिस भी सप्लाई के ऊपर जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई की उनके ऊपर जितना भी टीसीएस काटा, उन सब की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ये कब तक देनी होती है, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी होती है। नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन, कि आपने जो स्टेटमेंट दी है, एनुअल स्टेटमेंट जो इशू की है, अगर क्या है उस स्टेटमेंट में कोई एरर रह जाती है या आप कुछ लिखना भूल जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जिस मंथ में आपको उस एरर के बारे में पता चलेगा कि आपने इस एरर कर दी है, यानी आप नोटिस करोगे उस एरर को, उसी मंथ की रिटर्न को फाइल करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरर को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन वो एरर अगर क्या है, आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं, किसी और ने ढूंढी है, स्क्रूटनी की है, डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन किया है, उस केस में आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको खुद पता चला कि आपने गलती कर दी है तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हो उसी मंथ की रिटर्न को भरते हुए। लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई भी एरर जो है रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी अगर टाइम चला गया है, और वो टाइम क्या होगा, जब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी रिटर्न में आपने गलती की है उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आप सितंबर की रिटर्न भरोगे या फिर जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, दोनों में से जो भी डेट पहले है वो लास्ट डेट मान ली जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन को ठीक करने की। नेक्स्ट प्रोविज़न है क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे हमने क्या किया था, जिसका टीडीएस काटा था उस पर्सन ने क्या लिया था, उसका अपना क्रेडिट ले लिया था अकाउंट में, फिर बाद में उसी के में से उसकी पेमेंट दिखा दी थी। ठीक उसी तरीके से जिस सप्लायर का टीसीएस काटा जाएगा वो क्या करेगा, जितना टीसीएस उसका कटा है उतने अमाउंट का डिपार्टमेंट से अपने अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा प्रोविज़न रिलेटेड with matching of statement of operator and suppliers। देखो हमने क्या कहा, सप्लायर क्रेडिट लेगा यानी वो भी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा, और जिसने टीसीएस काटा है वो भी देगा। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैच करेगा जो स्टेटमेंट ऑपरेटर ने दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने दी है, और जो सप्लायर ने दी है। अगर वो मैच मिल जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्या है दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट उस डिस्क्रिपेंसी को, कि ये डिफरेंस पाया गया है, दोनों को ही बताएगा, यानी सप्लायर को भी बताएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी बताएगा। ये आपकी मेंशन थी 54(8) में मैचिंग। उसके बाद जो अगर नॉन मैच हुआ तो कम्युनिकेशन की जाएगी, सेक्शन 52 के सब सेक्शन 9 में कम्युनिकेशन की जाएगी। उसके बाद
जो सेक्शन 52 का सब सेक्शन 10 है उसके अंदर क्या किया जाएगा कि जब दोनों को बता दी गई है कि आपके में ये डिफरेंस है, उनको टाइम दिया जाएगा, यानी जिस पर्टिकुलर मंथ में उन्हें बताया गया है कि आपके में ये एरर है, उस मंथ की रिटर्न भरते हुए उनके पास टाइम होगा कि वो अपनी एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी उस मंथ की रिटर्न को भरते हुए उसे रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या किया जाएगा, जितना उन्होंने कम दिया होगा टैक्स, यानी जितना उनका टैक्स जो टीसीएस है कम कटा होगा या जितना भी उनका टैक्स उनका कम दिया होगा, उस मंथ की जो आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बनती होगी उसमें वो अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। सॉरी, उस मंथ में तो उनको टाइम दिया गया था, उस अगर उन्होंने उस मंथ में ठीक कर दी तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ की रिटर्न जब उन्हें पेमेंट करनी होगी रिटर्न में, उस टाइम उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उतनी अमाउंट से जितनी उन्होंने कम पे की होगी उतने से बढ़ा दिया जाएगा। और वो जो सारा पैसा होगा वो कैसे देना होता है, वो विद इंटरेस्ट पे करना होता है, ये लिखा हुआ है आपके सेक्शन 52 के सब सेक्शन 11 में। लास्ट प्रोविज़न है आपका फर्निशिंग डिटेल्स व्हेन कॉल्ड बाय अथॉरिटी, कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनसे अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग डिटेल्स मंगवा सकती हैं कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम में क्या सप्लाई की थी, क्या कैसे कैसे क्या किया था, कितना टीसीएस काटा था, कितनी आपकी टोटल सप्लाई हुई है, कितना आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन को देनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन मंगवाने का राइट किसके पास है, या तो डिप्टी कमिश्नर या तो उससे ऊपर वाली पोस्ट, जो डिप्टी कमिश्नर के नीचे काम करते हैं उनसे नीचे पोस्ट वाले हैं वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मंगवा सकते। डिप्टी कमिश्नर या उससे ऊपर काम करने वाले पर्सन या कोई भी पर्सन जिसको उन्होंने ऑथराइज किया है वो क्या कर सकता है, सप्लाईज के रिगार्डिंग कि आपने कितनी सप्लाई की है और कितना आपका स्टॉक है उसकी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। जिस टाइम इन्फॉर्मेशन मंगवाई जाएगी उसके बाद नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का टाइम होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास कि वो क्या करे, उस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करवाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और सेक्शन 122 के अंदर उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, जो वो पेनल्टी है वो 25,000 तक एक्सटेंड हो सकती है। देखो मैंने अभी जितनी भी बात बोली ये आपका मेंशन था सेक्शन 52 के सब सेक्शन 12 में कि आपको क्या करनी पड़ सकती हैं, जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो आपको सबमिट करवानी पड़ सकती हैं। उसके बाद आपके पास जो टाइम है वो 15 दिन का है, वो मेंशन है आपका सेक्शन 52 के सब सेक्शन 13 में। और इसके साथ आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अप टू 25,000, ये आपका मेंशन है सब सेक्शन 14 में, अप टू 25,000 पेनल्टी लग सकती है और सेक्शन 122 के अंदर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो टीसीएस क्या था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जो भी सप्लाई रिसीव करते हैं उसमें काटते हैं, रेट इस पे 1% होती है, नेक्स्ट मंथ की 10 तक इसको जमा करवाना होता है, इसकी मंथली स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है, एनुअल भी देनी पड़ती है। इसको अगर एरर हो जाती है तो रेक्टिफाई कर सकते हो विद इन द टाइम। आप इसका क्रेडिट अपने लेजर में ले लोगे, यानी सप्लायर अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इसका क्रेडिट ले लेगा। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, अथॉरिटीज़ के मांगने पर उनको जमा करवानी पड़ेगी। और जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, ऑपरेटर की और सप्लायर की इन्फॉर्मेशन को मैच करता है। अगर वो अनमैच मैच मिलती है तो उनको ठीक करने का टाइम देता है, अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देता है और उन्हें वो टैक्स जो है विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यही था आपका टीसीएस। आई होप आपको टीडीएस और टीसीएस दोनों समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।